वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। We are covering appraisal of public enterprise performance, session 10 of management of public enterprises. Topics covered are growth of central public enterprises, investment and financial performance in central public sector enterprises, comparison of public sector with the private sector, reforms, measures and their impact on public enterprises. Its summary. When we say appraisal of public enterprises, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया के इकोनॉमी है वो एट द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस वो एग्रीगेरियन नेचर में थी, मतलब मोस्टली एग्रीकल्चरल पे डेवलपमेंट थी। बट इकोनॉमी की डेवलपमेंट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड फॉर एन इकोनॉमी to develop it needs a very planned and systematic approach. वो किसी भी हेजी तरीके से नहीं हो सकती थी। So some of the problems जो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ने फेस करी इंडिया ने वो कि उसका इंडस्ट्रियल बेस बहुत वीक था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा, there were low levels of saving क्योंकि इंडिया रिसेंटली गॉट फ्रीड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, तो उसकी सेविंग लेवल, उनका अर्निंग कैपेसिटी बहुत कम था। क्योंकि सेविंग कम था, देयर वाज इनएडिक्वेसी इन इन्वेस्टमेंट। एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज नॉट डेवलप्ड वेरी वेल। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज थी उनमें भी बहुत कमी थी। फर्दरमोर कि इंडिया में देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एट दैट पॉइंट इन टाइम। इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो देयर वाज अ वेरी शार्प इनइक्वालिटी। देयर वर आल्सो रीजनल इम्बैलेंसेस इन इकोनॉमिक अटेनमेंट और लास्टली जो था देयर वर लैक ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1948 में और 1956 में, उस टाइम पे इस पॉलिसी ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का फाउंडेशन बेस किया, wherein both the private and the public enterprises they worked hand in hand. The reason why this measure was taken, it was taken to accelerate the pace of industrial development. But it was noted कि जो private sector था उनके पास scarcity of resources था। Resources when we talk about they were scarce in terms of funds. उनके पास मैनेजरियल और साइंटिफिक स्किल्स की कमी थी। Then they were undertaking risk which were involved in large long-term gestation investment. And furthermore, they will enter areas of social obligations and securities. तो जो पब्लिक एंटरप्राइज था, बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिविटीज, दीज बेसिक लैकिंग पब्लिक एंटरप्राइजिंग फीचर्स, कि वो बहुत कन्विंस थे कि एक ऐसा सोशल सिक्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए था विच कुड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच कुड फर्दर इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड protection of individual property. So this was the case where government assumed an obligation first to regulate the private entrepreneurs tendency to make a monopolistic competition और monopolistic profits. तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आया ताकि वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को रोक सके मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट्स बनाने के लिए, या फिर जितनी भी सोसाइटी में उस टाइम पर सोशल इकोनॉमिक या रीजनल इनइक्वालिटीज थी उसको रिडिक्यूल करें, उसको एलिमिनेट करें। फर्दरमोर द गवर्नमेंट इट अज्यूम्ड दिस ऑब्लिगेशन कि वो
ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट करे जो सोशली प्रॉफिटेबल हो, जैसे कि इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया. Furthermore, they are required to speed up the rate of economic development और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की बात करते हैं. Also, they are able to achieve self-sufficiency and self-reliance. They become main instrument of entrepreneurial activity. अब there were policies on public sector which were guided by Industrial Policy Resolution 1956 और इसने पब्लिक सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक रोल असाइन किया. सो द मेजर ऑब्जेक्टिव्स दीज वर कि वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेगा. दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और जितने भी रिसोर्स जनरेशन हो रही है फॉर डेवलपमेंट को उसको वो पुश करेगा. देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि इनकम और वेल्थ का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको प्रमोट करेगा. फर्दरमोर ये किया गया था कि ऐसी हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके. Another point and the another objective was to promote balanced regional development कि ऐसा ना हो कि concentration of industry एक ही region में हो and it should be spread all across the country. एक region जो है वो specifically richer ना हो जाए. तो ये केयर रखी गई कि सारे regions की जो है development balanced हो. Furthermore, इसमें ये भी पॉइंट नोट किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर एंसिलरी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में भी असिस्टेंस होती इस पब्लिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से. लास्टली कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को या फिर फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने का इसका एक बहुत बड़ा मोटिव था. नाउ वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 91. तो ये जो था इसमें इश्यूज रेज हुए इन ऑर्डर टू रेज रिसोर्सेज या फिर एनकरेज करा जाए वाइडर पार्टिसिपेशन या ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का प्रमोट किया जाए. तो ये पॉलिसी के अंदर ये सारी ऑब्जेक्टिव्स थे. फिर था कि गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक, देयर आर सिलेक्टेड पब्लिक enterprises so which was offered to the mutual funds. Furthermore, it also took into account the financial investment institutions and workers and general public. So जो इनके मेन एलिमेंट्स थे, तो पहला जो मेन एलिमेंट था वो था to bring down government equity in all non-strategic public sector enterprises to 26% or lower. तो वो जो उनकी इक्विटी थी वो कम कर दी गई. फिर उसका था कि restructure the and review potentially viable public sector enterprises. फिर तीसरा था कि it must fully protect the interest of the workers. अब एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई इन 2000 and 2001 which has objectives ranging from to put in place mechanism to raise resources from the market against the securities of public sector enterprise. फिर एक ऑब्जेक्टिव उसका था to emphasize increasingly on strategic sales of identified public sector enterprise. Then came to use the recipient from disinvestment and privatization for meeting expenditures in social sectors. In 1956, what happened? There were 5 central government enterprises. So it grew from 179 in 1980. In 2001, there were 242 central public enterprises according to the survey of Public Enterprise Survey 2001, and these were excluding 6 insurance company and 2 financial institutions. तो ये एक पिक्टोरियल और टैबुलर फॉर्म में बताया है कि 1951 में 5 यूनिट्स जहाँ होती थी, 61 में वो 47 हो गई of the growth in number of CPEs, that is Central Government Enterprises. 1980
1980 में वो 179 थी, 1990 में इट वॉज समवेयर अराउंड 244, 2001 में 242 हुई और 2001 में 240 पर आ गई। जब हम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ फंड। तो पहला है इक्विटी एंड लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, दूसरा है इंटरनल सोर्सेज, तीसरा है कैपिटल मार्केट फॉर इक्विटी, चौथा है लोन्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड फॉरेन फाइनेंस। अब हम ग्रोथ इसकी बात करें तो बेसिकली इक्विटी जो है वो इंटरेस्ट फ्री परपेचुअल कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। सो द राइट टू ओन एंड कंट्रोल द एंटरप्राइज दैट गोज विद द ओनरशिप ऑफ द कैपिटल और द इक्विटी, which in case of public enterprises is basically held by the government or by holding or by apex body for its subsidiary. So partly by public and partly by financial institutions. अब एक बात करें, a part of the capital which is generally 50%, ये जो है ये जनरेट होती है लॉन्ग टर्म लोन्स जो गवर्नमेंट से लिए जाते हैं, जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट दे वैरी एज पर द लोन पीरियड। नाउ द चीफ सोर्स ऑफ द फाइनेंस किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का उसका खुद का ओन सोर्स होना चाहिए। सो पब्लिक एंटरप्राइजेज दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन अ वे सो दैट दे आर एबल टू मीट देयर फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और साथ ही में वो एक सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉस्ट निकाले आउट ऑफ देयर ओन अर्निंग्स। आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है ना ही वो पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ गई, इट ऑल्सो अलाउड पब्लिक एंटरप्राइजेस कि वो अपने रिसोर्सेज को रेज कर सके। वो कैसे रेज कर सकते थे? थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी इन द कैपिटल मार्केट और पब्लिक डिपॉजिट्स विच प्रोवाइड अ गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। सिमिलरली क्या हो सकता था कि bonds and debentures, they are also a major source of finance for the public sector enterprise. When we talk about the growth of investment, तो जो total investment थी CGEs में, it is shown in a tabular form और वो एक मीगर 29 crores rupees से बढ़कर 3,24,632 crores हो गई इन द ईयर 2000। तो अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखें इन द ईयर 1951 तो 5 यूनिट में से 29 crores का इन्वेस्टमेंट हुआ था। बट as the time passed, in 1961 for 47 units there were 960 crores of total investment. वहीं 2002 में for 240 crores वो जो total investment था वो increase हो गया 3,24,632 crores पे। अब there are various things, तो जब हम इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है कि ये एग्रीगेट है पेड अप शेयर कैपिटल का, शेयर एप्लीकेशन मनी का और द पेंडिंग अलॉटमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स का। ड्यू टू पॉलिसी ऑफ एनकरेजिंग पब्लिक सेक्टर देयर वर हेवी इन्वेस्टमेंट विच वाज मेड इन दिस सेक्टर। तो ग्रुप वाइज जो इन्वेस्टमेंट डिविजन्स थे वो पहला था कि बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट is in producing and selling good, which accounted for almost 60.8%. In the producing or selling goods sector, the major investment was basically in industries like steel, coal or power sector. फिर बात आई investment pattern की, which showed that the thrust was to create infrastructure of power. फिर हम बात करते हैं कि average rate of growth on investment was 16 and 19% per annum in the years 68 to 74 when it was only 10%. एक लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात आती है तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं दे आर रिलायंट ऑन गवर्नमेंट फंडिंग एंड दैट वाज डिक्रीजिंगली कंटिन्यूअसली। सो जो नॉन गवर्नमेंट फंडिंग थी लाइक फॉरेन लोन्स और डेफर्ड क्रेडिट्स लाइक लोन फ्रॉम बैंक्स और
financial institution, it was constantly rising. फिर आता है internal resources. Public sector enterprises, they are required to generate resources internally through to finance their development activities. They are also expected to generate surplus for financing the needs for priority sector. So it is worthwhile to note that the public enterprises, they have managed to increase their internal resources through generation over the years. However, the percentage of total internal resources available for utilization after the payment of loans and internal use, it was still very small in comparison to the extra budgetary resources which were raised by public enterprises. Now there are certain financial parameters जो हमें देखने चाहिए. पहला आता है फिक्स्ड एसेट रेशियो. सो फिक्स्ड एसेट रेशियो जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स, और ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हाउ मच लॉन्ग टर्म फंड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस द फिक्स्ड एसेट. Fixed assets, they need to be financed through long-term funds only, and part of the working capital should also be financed through the long-term funds. फिर आता है debt equity ratio. So the ratio of total loans to shareholders fund is the debt equity ratio. This ratio, it indicates the dependence of public sector enterprises on borrowed fund as compared to their own funds. So a decrease in this ratio, that is debt equity ratio, it indicates that public sector enterprises, they are moving towards their internal source generation. Furthermore, there is consistent growth in turnover or operating income. So the turnover or operating income of public sector enterprises, they have significantly grown. So when we do a group-wise analysis for the public enterprise survey, it indicates कि जो growth of turnover है, it is higher for enterprises who are rendering services as compared to the enterprises who are producing and selling goods. फिर आते हैं हम डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड एक्सपोर्ट्स अर्निंग. जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, दो दे हैव शोन एन इंक्रीज इन द डिविडेंड विच दे आर डिक्लेयरिंग बाय देन इन द लास्ट ईयर्स, बट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इट हैज डिक्लाइंड. सो this has also shown a decline in the export earning also. When we talk about comparison of public sectors with the private sector, independent से there has been a progressive expansion जितनी भी public sector प्राइस है, but जो रोल है public sector का when it is compared to the private sector, it is not clearly envisaged. So क्या चीजें हैं that will help us to understand the larger roles which are played by the public sector in the Indian economy. पहला है employment. जब हम employment की बात करते हैं तो public sector में major chunk of population को employ किया है. एक बहुत क्रूशियल सोशल डेवलपर का इसने रोल प्ले किया है एंड अ पब्लिक सेक्टर. अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. पब्लिक सेक्टर इट हैज अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट. अगर हम सेक्टर वाइज टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें इन लैक्स, 97 में जो पब्लिक सेक्टर ने 71 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी, वहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उसने 121 लाख को एम्प्लॉयमेंट दी. एंड वेयर द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज ओनली 51%. 81 में पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट इट हैज इंक्रीज टू 155, वेयरएज प्राइवेट सेक्टर का डिमिनिश हो गया 74 पे. 91 में
पब्लिक सेक्टर वॉज एम्प्लॉइंग पीपल अप टू 190 lakhs, उसी केस में प्राइवेट सेक्टर ने 77 lakhs को एम्प्लॉय किया, और 2001 में 191 lakh जहां एम्प्लॉयमेंट थी वहीं 87 पब्लिक सेक्टर में थी. सिमिलरली हम सेविंग्स की बात करते हैं, तो जो द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू नेशनल सेविंग, इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग. Here it contributes only 5.63% in the years 97-98, जबकि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वो somewhat around 94%. हमारा जीडीपी आता है, तो जीडीपी जो होता है, इट इज द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन gross domestic product. It has increased tremendously, but it is very low जब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर करने की. Since 1970, this share has been increasing, while that of the private sector that has been decreasing. However, since 93 and 94, the share of both the enterprises, public and private, in GDP, it has remained more or less constant. Alright. सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप्स की जब हम बात करते हैं, तो जो सर्विस सेक्टर है, इट इज जनरेटिंग वेरी लो सेविंग्स, बट उनकी इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर इट हैज बीन इंक्रीजिंग, विच इज जस्ट अपोजिट द केस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. बट there is always a negative saving, that is investment gap जो रहेगा पब्लिक सेक्टर में, उसका सम टोटल हमेशा नेगेटिव रहता है. When we talk about profitability, तो profitability में जो ट्रेंड एनालिसिस है, it is on the basis of financial ratios, which indicates a very impressive trend of improvement in the financial performance. अगर हम financial ratios की बात करते हैं, तो पहली रेशियो जो हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, या फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो इन द ईयर 91, 92 टू 2001, 02 में 255.25% था. वहीं प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स जो था वो न्यूली 296.42% था, और जो नेट प्रॉफिट था, दैट इज एनपी, इट वाज समवेयर अराउंड 696.24. वहीं हम पब्लिक सेक्टर्स के रिफॉर्म्स की बात करते हैं. सो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स जो थे इंडिया में, वो 1991 में इंट्रोड्यूस किए गए एज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, it emphasized that in order to raise the resources and encourage wider public participation, a part of the government's shareholding in the public sector, it would be offered to mutual funds or financial institution, general public and workers. So the disinvestment committee, it was constituted by the government in 1996 to advise the government on the context, extent and mode, timing and pricing of the disinvestment. There are various reforms which were initiated by the government after 1991. तो जो पहला रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था वो था कि ड्यूरिंग दैट इट वाज डिसाइडेड कि जो पोर्टफोलियो है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का वो रिव्यू किया जाएगा, एंड विद द एम कि उसमें फोकस ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया जाएगा. इस पॉलिसी में बहुत फोर्सफुल हिंट दिए गए पब्लिक एंटरप्राइजेस को ताकि वो रिव्यू कर सकें अपनी एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव कि उनके नॉन कोर और पेरिफेरल फंक्शंस को वो अनलोड कर दे. इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड कि जो फॉलो अप मेजर्स होते हैं उससे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस को है वो लीन और मीन बन जाते हैं. इससे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उनको कम किया जाए, और हमें
ऑफ कंट्रोल को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड फर्दर टू एड ऑन टू द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज सिस्टम. दूसरा जो रिफॉर्म क्या किया, देयर वर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो कि सिक हो रहे थे शुरू से, सिक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1990. तो गवर्नमेंट ने तब डिसाइड किया कि BIFR का रूट यूज किया जाए जो प्रोवाइड करता है एक फेयर अपॉर्चुनिटी पब्लिक एंटरप्राइजेस को, ताकि वो एक सूटेबल रिवाइवल पैकेज को इवॉल्व कर सके और इम्प्लीमेंट भी कर सके, सो दैट दे कैन वाइंड अप विद सोशल सेफ्टी नेट. इसमें क्या होता है, ईच एंटरप्राइज इट वाज डायरेक्टेड ताकि वो अपनी ही खुद की सोशल सेफ्टी नेट कंप्राइजिंग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें, विच इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट हो सकती है या रिटेनिंग और रीडिप्लॉयमेंट स्कीम हो सकती है वर्कर्स के लिए. Here the government made use of the announcements which were set up by the National Renewal Funds. Here the finances for which had to be gathered from global agencies. Also the government decided कि वो discontinue कर देंगे NRF को इसके present form में, और funds को जैसे भी required है for retraining और for rehabilitation of employees who are made available to the VRS, जितने भी DPE के स्कीम के अंदर है. तो 2000-2001 के बजट में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग डाउन इट्स इक्विटी जितने भी नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं टू 26% और लोअर, जितना भी नेसेसरी होगा. गवर्नमेंट ने फर्दर अनाउंसमेंट करी कि जितने भी रिसीट्स हैं फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन वो सारे यूज किए जाएंगे सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग होने की पब्लिक एंटरप्राइजेस के उसको मीट करने के लिए. There is also a constant increase in the large sector spending and the move to curtail the fiscal deficit. So the government here permitted the public enterprises to access international capital market and make forays into the Indian capital market. The partial disinvestment in the public enterprise was also introduced. There are two exercises. What was the need and objective of setting up public sector after independence, and differentiate between equity and loans which are provided by the government. Thank you and have a nice day. Keep learning and be learning.